अगर फिलिस्तीन को एक अलग मुल्क बनाने का सुझाव है तो मुस्लिम देशों को तुरंत अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन फिलिस्तीन बनाने के लिए दान कर देनी चाहिए। इस्राएल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने यह सुझाव दिया है। इससे एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में हकाबी ने कहा कि इस्राएल के पास जितनी जमीन है उससे कई गुना ज्यादा जमीन मुस्लिम देशों के पास है। तो अपने इंटरव्यू में अमेरिकी राजदूत टू स्टेट थ्योरी पर जोर दे रहे थे, लेकिन दूसरा देश इस्राएल से टूटकर नहीं बल्कि अलग से मुस्लिम देशों की जमीन पर बनना चाहिए, ये उन्होंने कहा। कुछ एक्सपर्ट अमेरिकी एम्बेसडर की इस बात को प्रेसिडेंट ट्रंप की उस थ्योरी से भी जोड़कर देख रहे हैं जिसमें उन्होंने गजा को खाली कराने और गजा के लोगों को कहीं और शिफ्ट कराने का प्लान दिया था। गजा खाली करके पहले इस्राएल उसे कंट्रोल में लेगा और फिर अमेरिका को दे देगा और नया फिलिस्तीन बनाने के लिए आसपास के अरब देश अपनी जमीन दे दें। वहीं फिलिस्तीन के मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि इस्राएल ने फिलिस्तीन की जमीन हड़पी है। 1948 से इस्राएल बढ़ता गया और फिलिस्तीन गजा और वेस्ट बैंक में सिमट कर रह गया। यहाँ तक कि अरब देशों से 70 की दहाई में हुई 6 दिन की जंग में यरूशलेम भी इस्राएल के कब्जे में आ गया। इस्राएल में अमेरिका के राजदूत हकाबी कहते हैं कि इस्राएल के नियंत्रण वाली भूमि की तुलना में मुस्लिम देशों के पास 644 गुना अधिक जमीन है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने कहा, कोई तो होगा जो ये कहेगा कि हम फिलिस्तीन के लिए ये करना चाहते हैं। उनकी इस बात पर गजा के आसपास के अरब देशों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकार मानते हैं कि अरब मुल्क इस कदर अमेरिका के प्रभाव में हैं कि वो इस तरह की बयानबाजी को शायद ही काउंटर करें। ये और बात है कि गजा को अकेला छोड़ चुके खित्ते के अमीर अरब मुल्क जब इस्राएल की आक्रामकता पर चुप रहते हैं तो वो फिलिस्तीन के लिए अपनी जमीन भला कैसे दे सकते हैं। वो टू स्टेट थ्योरी के प्रस्ताव को तो हर बार रखते हैं। उनमें से कई इस्राएल को मान्यता भी दे चुके हैं, जबकि कई इसी शर्त पर मान्यता देंगे कि पहले इस्राएल फिलिस्तीन को स्वीकार करे, लेकिन कोई अपनी जमीन शायद ही दे। और बड़ी बात तो ये है कि 1967 की लड़ाई में अरब देश इस्राएल के हाथों अपनी जमीनें गंवा चुके हैं। दरअसल अमीर अरब मुल्कों के पास न मजबूत फौज है और न ही इस्राएल से मुकाबले की हिम्मत। यही वजह है कि वो इस मुद्दे से खुद को बचाते रहते हैं। जानकार मानते हैं कि अरब देशों के लिए फिलिस्तीन का मसला सिर्फ अपनी आवाम को बहलाने के लिए है ताकि जनता बगावत न करे। बीच बीच में गजा को मदद और उसके रीडेवलपमेंट के प्लान अरब देश बनाते जरूर हैं, लेकिन अमेरिका और इस्राएल इन्हें भी सिरे से नकार देता है। जबकि ईरान और उसकी प्रतिरोध की धुरी यानी उसकी रेजिस्टेंस तंजीमें या ग्रुप ये मानते हैं कि पूरा इस्राएल ऑक्युपाइड फिलिस्तीन है और इस्राएल को फिलिस्तीन छोड़ना होगा। मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव के दौर में जहां इस्राएल गजा में आक्रामक है, वहीं उसकी हमास के साथ बातचीत रुकी नहीं है। इसमें एक अरब मुल्क जो इनके बीच की कड़ी बनता रहा है, साथ ही अमेरिका को भी साथ रखता है। यानी देखा जाए तो दोनों हाथों में लड्डू लिए रहने वाला अमीर मुल्क, उसका नाम है कतर। कतर वो देश जहां हमास की पॉलिटिकल विंग के सभी बड़े लीडरान को पनाह मिलती है। इस्माइल हानिया भी कतर में ही रहते थे और वहीं से हमास की गतिविधियों का संचालन करते थे। दरअसल कतर में हमास का मुख्यालय या हेड ऑफिस है। अरब दुनिया में कतर ही एकमात्र देश है जिसने हमास को अपने यहाँ न सिर्फ पनाह दी बल्कि उसका मुख्यालय भी बनाया। लेकिन हमास और फिलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट करने वाला कतर अमेरिका और इस्राएल से भी उतने ही अच्छे ताल्लुकात रखता है। जी हाँ, इस अरब देश की इसी खासियत के चलते इस्राएल हमास सीज़फायर बातचीत को
कतर में ही अंजाम दिया गया और कतर इसमें मीडिएटर की भूमिका में रहता है। हाल ही में इस्राएली मीडिया ने दावा किया कि कतर ने हमास को इस्राएल के खिलाफ अरबों डॉलर की फंडिंग की, जिसका एक बड़ा हिस्सा हमास की सैन्य शाखा को भी गया। इस्राएली मीडिया संस्थान चैनल 12 का दावा है कि यह सहायता कथित तौर पर अक्टूबर 2023 के हमले की योजना बनाने और हथियार खरीदने में इस्तेमाल हुई, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। बताया जा रहा है कि कतर की फंडिंग हमास के लिए इतनी ज़रूरी है कि साल 2019 में हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिये ने कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन हमद अल थानी से कहा था कि गजा के लिए खाड़ी राज्य की नकदी हमास का मुख्य माध्यम है। हालांकि इसराइल के इन आरोपों पर कतर की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कतर ने हमास को बड़ा सहारा दिया है और पश्चिम के दबाव के बावजूद कतर ने हमास की राजनीतिक शाखा को सपोर्ट किया। और ये वही अमीर मुल्क कतर है जिसने पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के दौरान उनकी शानदार मेहमान नवाजी की और तोहफे में $400 मिलियन का बोइंग 747-8 प्लेन दिया, जो अब तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेश से मिला सबसे महंगा गिफ्ट है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. एक दौर में कतर के अपने पड़ोसी अरब देशों से भी संबंध बिगड़ गए थे। जून 2017 में खाड़ी देशों में गहरा राजनीतिक संकट पैदा हो गया था, जब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने कतर के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। खाड़ी का ये संकट अचानक पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक तरफ कतर और दूसरी तरफ सऊदी, यूएई, बहरीन और मिस्र के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे राजनीतिक और वैचारिक विवादों की ये वजह थी। इनमें सबसे प्रमुख था अरब स्प्रिंग के दौरान हुए विद्रोहों को कतर का समर्थन, खास तौर पर मिस्र में। साथ ही मुस्लिम ब्रदरहुड से कतर का गठबंधन भी एक वजह बना, जिसे कई अरब देश चरमपंथी संगठन मानते हैं। कतर ने अपना बहिष्कार करने वाले देशों की कुछ मांगों को मानने से साफ मना कर दिया था, जैसे ईरान के साथ संबंधों को कम करना, अल जजीरा चैनल को बंद करना, कतर में तुर्की के सैन्य अड्डे बंद करना और मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन देना बंद करना। लेकिन समय के साथ साथ कतर ने अमेरिका के साथ संबंधों को फिर मजबूत कर लिया। उसने F-15 लड़ाकू जहाज खरीदे और 12 अरब डॉलर के समझौते किए और साल 2018 आते आते कतर ने सब मैनेज कर लिया था। आज भी हमास का हेडक्वार्टर कतर की राजधानी दोहा में है और अमेरिका के प्रेसिडेंट का वहां भी जोरदार स्वागत हुआ। इधर इसराइल से हमास की बातचीत भी कतर ही करवा रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि कतर को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का फायदा मिलता है, जो अन्य अरब देशों के पास नहीं है। वो अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर हैं। कूटनीतिक रूप से कतर ने खुद को एक ऐसे मध्यस्थ के तौर पर स्थापित किया है जो जटिल मुद्दों को सुलझाता है और विश्वसनीय है, भरोसेमंद है। उसने अमेरिका और तालिबान के बीच शांति बातचीत भी करवाई थी, उसकी मेजबानी खुद की थी, जिसका नतीजा था कि उस वक्त फरवरी 2020 में उस वक्त के अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की मौजूदगी में एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत हो पाए थे। उम्मीद की जा सकती है कि कतर की मध्यस्थता में इस्राइल हमास जंग का भी अंत होगा।